नमस्कार, इंडिया 24/7 पर वक्त हो गया है इंडिया सुपर 30 का और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भीड़ ने एक थाने को आग के हवाले कर दिया। हजारों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया और थाने में तोड़फोड़ भी की। पुलिसकर्मियों की पिटाई भी की और इस दौरान करीब 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 7 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और इसके बाद शिक्षकों और छात्रों ने गाँव वालों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दी। आरोप है कि पुलिस ने एक बार फिर लाठीचार्ज किया और प्रदर्शन कर रहे टीचर्स में से 3 को हिरासत में ले लिया। इसी के विरोध में कल भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। दो-तीन हजार लोग अटैक कर ले बड़ बड़ पाथर गेटटा लागाते गेलाम, गेटटा लागाते पारलाम एमन भावे धक्का मारले पड़े गेलाम, दिए साइडे गিয়ে আড়াল করলাম, তাও ঘোরালি করে। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में एवलांच में आर्मी पोस्ट के नीचे दबे 5 जवानों को बचा लिया गया है। 56 राष्ट्रीय राइफल की चौकी की ओर जाने वाले रास्ते में धंसने की वजह से 5 जवान इस बर्फ में फंस गए थे। इन लोगों को निकाल लिया गया है। पिछले 4 दिनों में कश्मीर के कई इलाकों में एवलांच आए, जिसमें सेना के 15 जवान समेत 21 लोगों की जान चली गई थी। 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी शहीद हुए मेजर अमित सागर का शव दिल्ली पहुंच गया है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, कुलगाम, शोपिया, अनंतनाग, लेह समेत कारगिल में आज फिर एवलांच की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में रहने वाले लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है और कई दिनों से जारी बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही बंद पड़ी है। वहीं इसकी वजह से उधमपुर में सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं। हवाई किराए पर भी भारी इजाफा हुआ है। श्रीनगर से मुंबई की तरफ हवाई यात्रा की जो टिकट है वो 42,000 रुपए तक की बिक रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहली बार एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ में दोपहर 1 बजे दोनों मीडिया से बात करेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे से राहुल गांधी और अखिलेश यादव गांधी प्रतिमा से रोड शो करेंगे। इस रोड शो को हिट बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता माहौल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम दोपहर 1 बजे कोट कपूरा में बीजेपी अकाली दल के उम्मीदवार के समर्थन में रैली करेंगे। चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28वीं बार रेडियो पर मन की बात करेंगे। इसके अलावा छात्रों से सुझाव और अनुभवों को भी इस कार्यक्रम में जगह दी जाएगी और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग से कार्यक्रम की इजाजत मांगी गई थी। 26 जनवरी को शुरू हुए गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आज शाम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ किया जाएगा। शाम 4 बजे से दिल्ली की रायसीना हिल्स पर सेरेमनी शुरू होगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बैंड्स परफॉर्म करते हैं। राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक पर बैंड्स की परफॉर्मेंस होती है और इसके अलावा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की वजह से आज केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन 2 बजे से 6:30 बजे तक बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार कोर्ट के जरिए अनुच्छेद 370 हटाने की कोशिश कर सकती है। विधानसभा में बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी सरकार अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए न्यायपालिका का सहारा ले सकती है, क्योंकि सरकार जानती है
कि विधायिका के जरिए ऐसा नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि अगर राज्य या केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ भी करने का कदम उठाया तो वो इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जोरदार विरोध करेगा। बीजेपी कैंडिडेट का विवादित बयान सामने आया है। शामली से बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश राणा ने एक विवादित बयान दिया है। थाना भवन विधानसभा सीट से प्रत्याशी सुरेश राणा ने एक रैली में कहा कि अगर हार गया तो वो लोग जश्न मनाएंगे और अगर मैं जीत गया तो शामली से थाना भवन तक भारत माता की जय के नारे गूंजेंगे और देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। सुरेश राणा जिस मंच पर ये बयान दे रहे थे उस वक्त केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और शामली से बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन तरार भी वहां मौजूद थे। यूपी के लिए बीजेपी ने शनिवार को अपने मैनिफेस्टो का ऐलान किया। इस घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक लोक लुभावन वादों की झड़ी लग गई। लखनऊ में घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ये पार्टी का संकल्प पत्र है। पिछले करीब 15 सालों से यूपी की सत्ता से दूर रहने वाली बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में विकास, कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए वादा किया। साथ ही संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनवाने का भी वादा किया गया। घोषणा पत्र में 5 साल में यूपी को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने की बात कही गई। वहीं यूपी में 70 लाख रोजगार देने, यूपी के 1.5 लाख खाली पदों को भरने, सरकार बनाने के 45 दिन के अंदर ही सभी फरार अपराधियों को जेल भेजने और यूपी के हर जिले में 3 महिला पुलिस थाना बनाने, महिलाओं के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने, वहीं यूपी को 24 घंटे तक बिजली देने के वादे शामिल हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी के घोषणा पत्र को खोखला बताते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के वक्त जो वादे किए थे वो आज तक अधूरे हैं। उन्होंने नोटबंदी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिना तैयारी के ही नोटबंदी के फैसले को लागू कर दिया गया। एसपी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है और बीजेपी की हुई घोषणाएं सभी बीजेपी शासित राज्यों में क्या आज तक लागू हो पाई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार जनता के लिए अच्छा काम कर रही है। बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि उनका धोखा उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी घोषणा पत्र पर विरोधियों ने सवाल खड़े किए। विरोधी पार्टियों ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया और कहा कि बीजेपी जनता से झूठे वादे करती है। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के खिलाफ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर जारी किया गया है और चुनाव आयोग ने रावत को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने को कहा है। उत्तराखंड में बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मातबर सिंह कंडारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कंडारी के कांग्रेस में जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी जिस स्टिंग के जरिए सीएम हरीश रावत को घेरने में जुटी थी, चुनाव आयोग ने उस स्टिंग पर बैन लगा दिया है। दरअसल बीजेपी अब हरीश रावत के स्टिंग को प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मामला अभी कोर्ट में है और जांच चल रही है, लिहाजा बीजेपी स्टिंग का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं कर सकती। दरअसल बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए एक 20 मिनट का वीडियो बनाया था। इस शॉर्ट फिल्म में सीएम हरीश रावत पर सामने आए आबकारी वाले स्टिंग को भी शामिल किया गया था। स्टिंग के जरिए बीजेपी हरीश रावत को घेरने में जुटी थी। इस शॉर्ट फिल्म को बीजेपी ने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को दे दिया था। वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद बीजेपी नेता विजय बहुगुणा ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद हरीश रावत के खिलाफ जांच होगी। आपको बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और रावत ने सीबीआई जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अब 13 फरवरी को सुनवाई होगी। बीजेपी को उत्तराखंड में अपने एक नाराज नेता को मनाने में कामयाबी मिली है। दरअसल यमकेश्वर से पार्टी की 3 बार विधायक रही विजया बर्थवाल टिकट काटे जाने से नाराज चल रही थी।
उत्तराखंड की ऋषिकेश विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के बागी संदीप गुप्ता को मनाने की कवायद चल रही है। संदीप गुप्ता ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा था। संदीप गुप्ता को मनाने के लिए पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को लगाया गया था। निशंक का कहना है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और एक बड़े परिवार में रूठने मनाने का दौर चलता रहता है। निशंक ने सीएम रावत पर भी जमकर निशाना साधा। विजयमाल्या की एयरलाइंस किंगफिशर को लोन देने के लिए नियमों से छेड़छाड़ की गई। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक आईडीबीआई बैंक ने यूबी ग्रुप कंपनी के डिफॉल्ट के बाद भी इन्हें लोन दिया। यूबी ग्रुप की कंपनी WIE इंजीनियरिंग और WUBHL ने पहले भी क्रेडिट डिफॉल्ट किया था और आईडीबीआई बैंक से 950 करोड़ रुपए का लोन मिलने के ठीक पहले खाते सुधारे गए थे। किंगफिशर को लोन की मंजूरी देने के बाद लोन का प्रस्ताव रिस्क असेसमेंट के लिए भेजा गया। शर्तों के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस को 6 महीने में 150 करोड़ रुपए का लोन आईडीबीआई बैंक को वापस किया जाना था। लेकिन खास बात यह है कि किंगफिशर एयरलाइंस ने 150 करोड़ रुपए के लोन की प्रोसेसिंग फीस भी अपने पास से नहीं थी, उसे लोन के हिस्से में ही शामिल कर लिया। बाद में 900 करोड़ रुपए का लोन पास होने के बाद गिरवी गारंटी की कार्रवाई पूरी नहीं हुई। आईडीबीआई बैंक के तत्कालीन जीएम बुधादेव दास गुप्ता के रोल पर भी जांच हो रही है। विजय माल्या को लेकर एक और खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माल्या ने 10 जून 2010 को अपने कर्मचारियों को एक ईमेल लिखा था। इस ईमेल में लिखा था कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री की तरफ से मदद का आश्वासन मिला है। इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि अक्टूबर 2011 को माल्या ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर धन्यवाद किया था। इसी बीच माल्या ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने पब्लिक फंड का इस्तेमाल करके एयर इंडिया को तो ब्लैकआउट होने से बचा लिया, लेकिन उनकी एयरलाइंस कंपनी को नहीं बचाया। माल्या ने यह भी कहा कि उनके अपराध साबित होने से पहले ही उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। पटना नगर निगम बोर्ड ने सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले आदतों पर लगाम लगाने के लिए तैयारी कर ली है। निगम बोर्ड की बैठक में ऐसे लोगों से दंड वसूली का प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए 100 रुपए से लेकर 500 रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। लोगों से जुर्माना वसूलने के लिए निगम का अपना म्यूनिसिपल टैक्स फोर्स होगा, जो गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखेगा। हालांकि बैठक के दौरान कुछ पार्षदों ने इसका विरोध भी किया। मध्य प्रदेश में कुपोषण दूर करने के लिए 1 फरवरी से विशेष पोषण अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान के जरिए बच्चों में कुपोषण दूर करने के प्रयासों को और बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। ग्वालियर में आयोजित इंड एक्सपो का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को 18वें इंड एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने एक्सपो में आए कारोबारियों से मुलाकात भी की और उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में MSME सेक्टर के प्रोत्साहित करने की भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दोबाहा गांव में खजाना तलाश करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके 2 साथी भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए लोगों के खुलासा हुआ है कि वो और उनके साथी तंत्र साधना के जरिए खजाना खोजने की कोशिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पेशी से लौटे कैदियों ने जिला जेल में बाहर जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि सभी कैदी शराब के नशे में चूर थे। कैदियों ने जेल प्रशासन पर पैसे लेकर सामान अंदर भेजने का भी आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के भिंड में एक मजनू को राह चलती एक लड़की का मोबाइल नंबर मांगना इतना भारी पड़ गया कि शायद ये उसने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल एक सड़क छाप मजनू ने लड़की से मोबाइल नंबर मांगा और फिर लड़की ने मजनू की कॉलर पकड़कर उसे सरेआम मारा। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक 70 साल के महंत और 59 साल की विदेशी महिला की शादी होने जा रही है। दरअसल ये मामला जिला के नर्मदा किनारे स्थित जूना अखाड़े का है, जहां फिनलैंड की रहने वाली 59 साल की एक महिला भारत में घूमने आई थी, जिसके बाद उससे इनसे शादी करने का फैसला किया है। पद्मावती फिल्म पर विवाद के बाद संजय लीला बंसाली ने जयपुर में शूटिंग बंद कर दी है और कहा है कि अब वो कभी भी राजस्थान शूटिंग के लिए नहीं आएंगे। शूटिंग के दौरान संजय लीला बंसाली को थप्पड़ मारने का भी मामला सामने आया।
फिल्म इंडस्ट्री ने उनका समर्थन किया, तो वहीं करणी सेना ने इसका विरोध अपना सही बताया। संजय लीला बंसाली पर हुए हमले से दुखी दीपिका पादुकोण ने कहा कि वो बहुत ही दुखी है और आहत है। मुंबई में श्री हरि सत्संग समिति ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सम्मानित किया। डॉक्टर चंद्रा को शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि वे गांवों में 50 लाख से ज्यादा बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए वे लगातार काम करते रहेंगे।